फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस छिड़ गई है। मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को अपने इशारों पर चलाने के आरोप लग रहे हैं और अब इस बहस में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार भी उलझ गई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी समेत फडणवीस सरकार को निशाने पर ले लिया। राउत ने कहा कि क्या निर्वाचन आयोग ने अपने चेहरे से धूल पोंछने और अपनी कार्य प्रणाली के बारे में संदेह दूर करने का ठेका भाजपा को दे दिया है। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे हैं, भाजपा से नहीं। देवेंद्र फडणवीस को जवाब क्यों देना चाहिए? दरअसल चुनाव आयोग को लेकर ये बहस महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में धांधली पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद से शुरू हुई है। जहां विपक्षी दलों ने राहुल का समर्थन किया है, वहीं बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। उन्होंने राहुल गांधी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करने का आरोप लगा दिया। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी जनता के जनादेश को अस्वीकार कर रहे हैं और हार के लिए दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, जिस पर अब संजय राउत ने सवाल उठा दिए हैं। इसके साथ ही संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि इस लेख में कांग्रेस सांसद ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मैच फिक्सिंग और धांधली का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी के लेख ने दुनिया के उन लोगों के बीच चिंता पैदा कर दी है जो लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामने आए राहुल गांधी के इस लेख ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों को ही गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया है। अब ऐसे में सबकी नजरें बिहार चुनाव पर टिकी हुई हैं। इंदौर की सोनम जो 24 मई को अचानक मेघालय से लापता हुई, वो अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिल गई है। लेकिन इन 17 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गई थी, जहां दोनों अचानक गायब हो गए। बाद में राजा की बॉडी 2 जून को वेई साब डोंग झरने के पास गहरी खाई में मिली। हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई, लेकिन सोनम को कुछ पता नहीं चला। दावे किए गए कि उसका किडनैप किया गया है, लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। सोनम जिंदा मिल गई है। गाजीपुर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने खुद को निर्दोष बताया। दावा किया कि उसे किडनैप किया गया था। गाजीपुर में फेंक कर अपहरणकर्ता फरार हो गए, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। मेघालय डीजीपी इदाशीशा नोंगरांग ने दावा किया कि सोनम ने ही अपने पति को धोखा दिया और उसके नाम की सुपारी दी। भाड़े के लोगों ने राजा की जान ले ली। इस बीच राजा की पीएम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें उसके सिर पर धारदार हथियार से हमले की बात बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राज कुशवाहा भी शामिल है, जिसे सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। दरअसल मेघालय पुलिस को शुरुआत से ही सोनम पर शक बना हुआ था और इसका कारण था कि वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में बनी हुई थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने परिवार को फोन किया था, ये सच है। लेकिन ये सब तब हुआ जब हमने राजा की जान लेने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद सोनम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो खुद को सरेंडर कर दे। मेघालय में ईस्ट खासी हिल के एसपी विवेक सैन ने कहा कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें पहला आरोपी 19 साल का आकाश राजपूत है, जो ललितपुर का रहने वाला है। दूसरा 22 साल का विशाल चौहान है, जो इंदौर से है, और तीसरा 20 साल का राज कुशवाहा है, वो भी इंदौर का रहने वाला है। एक दिन पहले सोनम रघुवंशी गाजीपुर में थी। हमने आरोपी को सागर जिले से गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने 23 मई को वारदात को अंजाम दिया और फिर निकल। सरकार के 11 साल पूरे होते ही कांग्रेस ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, लेकिन जनता क्या सुनना चाहती है इससे मोदी सरकार को कोई मतलब नहीं, बल्कि सरकार तो जनता के सवालों से भागती रहती है। इसी को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। बीजेपी आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़ अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है ये कौन देखेगा। जब कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे और सरकार घिरी तो कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के बजाय हर बार की तरह बीजेपी की पूरी टोली पीएम मोदी के बचाव में उतर आई और उल्टा कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियां बताने के बजाय कांग्रेस पर हमला बोला। यही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटबंदी के दौरान लगी लंबी लंबी लाइनों को भी सही ठहरा दिया।
उन्होंने कहा, लोग मोदी के समर्थन में लाइनों में लगे थे। अब जेपी नड्डा के बयान पर भी बवाल मच गया है। देखना होगा कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे उठाए। छाता तहसील के चमुहा ब्लॉक के ग्राम अकबरपुर में श्री गोपाल जी मंदिर की पूजा अर्चना व देखरेख का कार्य महंत मदन मोहन दास करते चले आ रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में पिछले 5 वर्षों से सरकारी सहायता से गौ सेवा का कार्य कर रहे थे और सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि का ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा समय पर भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन मंदिर परिसर में अव्यवस्था होने के कारण गौ सेवा आश्रय का संचालन लिखित रूप से इसी साल 5 जनवरी को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया। गौशाला में 218 गोवंश उपस्थित थे, जो कि अधिकारियों के सामने ग्राम प्रधान को दिए गए। सुपुर्द करने से पहले ग्राम प्रधान पर 16,54,900 रुपए शेष रह गए और वही ग्राम प्रधान ने गोवंश को अपने सानिध्य में करने से पहले लिख कर दिया था कि सरकार द्वारा सहायता राशि मिलने पर महंत मदन मोहन दास के भुगतान कर दिया जाएगा। वही सरकार से सहायता राशि मिलने के उपरांत श्री ग्राम प्रधान में ग्राम सचिव ने महंत मदन मोहन दास का भुगतान नहीं किया। वही ग्राम प्रधान के द्वारा महंत को मंदिर से भगाने में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ग्राम प्रधान के द्वारा दी जा रही धमकी के कारण महंत काफी परेशान व भयभीत है। इस धनराशि को हड़पने में ग्राम प्रधान के साथ ग्राम सचिव का भी हाथ है। वही महंत मदन मोहन दास ने अपनी धनराशि को प्राप्त करने के लिए ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से कर न्याय की गुहार लगाई है। महाराज जी बताइए, ये जो आपने शिकायत करी है मुख्यमंत्री पोर्टल पे और डीएम साहब को गौशाला को लेकर, क्या मामला है? ऐसा था जी, मेरे यहाँ 2019 से गौशाला चल रही थी, लेकिन जो है हमारे यहाँ रोड में बाउंड्री चली गई, इसकी वजह से व्यवस्था कमज़ोर हुई, तो हमने जो है गौशाला ट्रांसफ़र कर दी शासन के लिए। मतलब प्रधान के अंडर में कर दिया आपने? हाँ, प्रधान के सेक्रेटरी के अंडर में कर दी। और हमारे कुछ माहों का 4-5 महीने का पैसा पहले का रह रहा था, तो शासन से आया नहीं था। वो बोले कि शासन से आने के बाद में हम आपका पेमेंट कर देंगे। हमको लेटर पैड लिख करके दे दिया गया और जो वीडियो साहब तत्कालीन थे रिंकू राय जी, वो उनकी मौजूदगी में दिया गया। अच्छा, कौन कौन अधिकारी आया था यहाँ जब गौशाला ट्रांसफर हो रही थी? यहाँ डॉक्टर साहब भी आए थे, वीडियो साहब भी आए थे, ईडीओ साहब भी आए थे, बहुत सारे अधिकारी आए थे और हमने सभी जगह वो दे करके एप्लीकेशन करके ट्रांसफ़र कराई गई थी लीगल तरीके से। अच्छा, कौन सी तारीख को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी आपकी? यहाँ से 5 जनवरी को ट्रांसफ़र हुई थी। 5 जनवरी 2025 को? हाँ जी। अच्छा, कितना पैसा बकाया है? ये हमारा 16.5-17 लाख रुपया बकाया है। अच्छा, प्रधान क्या कह रहा है इस बारे में? प्रधान और सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं? प्रधान के पास हम सेक्रेटरी के पास गए तो कुछ दिन तो हमको ऐसे वो गुमराह करते रहे, अभी शासन से नहीं आया, शासन से नहीं आया, ऐसे करते रहे। इसके बाद हम गए, भाई बाबा जी तुम्हारा किस बात का पैसा है, तुम कौन हो, तुम्हारे पास कब गौशाला चली थी, इस तरीके की भाषा हमसे इस्तेमाल करी। ज़्यादा करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये बात किसने की थी? ये प्रधान के पुत्र ने। प्रधान के पुत्र ने? हाँ जी। अच्छा, सेक्रेटरी से भी कोई बात हुई आपकी? सेक्रेटरी से बात हुई थी। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं हम कागज़ों में इस तरीके का हेरा फेरी कर देंगे, किसी का बाप नहीं है जो तुमको पैसा दिलवा दे, किसी की औकात नहीं है। हम दुखी होकर के चले आए। आज हम जो है दुखड़ा रोके आए डीएम साहब के यहाँ। अब क्या होता है इसमें पता नहीं है, और हमारे संग कोई घटना भी हो सकती है, क्योंकि 16.5 लाख का मामला है, 17 लाख का मामला है, कोई भी घटना भी हो सकती है हमारे साथ में। अच्छा, कोई लिखित में कुछ पहले आपको दिया था प्रधान ने या सेक्रेटरी ने? हमको लेटर पैड भी दिया गया था लिख करके, बाकायदा हम पर वीडियो मौजूद है। लेकिन इन लोगों के द्वारा बहुत तरह तरह से हमको धमकी दी गई कि आप पैसा लीगल तरीके से ले ही नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, तरीके की हमसे भाषा कही, हम पे बोली भी नहीं जा रही है। अरे क्या नाम है आपका? पवन राजपूत। अच्छा, क्या मामला है ये गौशाला का? यहाँ ये गौशाला का ये मामला है कि हमारे जो वर्तमान प्रधान जी हैं इस समय निहाल सिंह, उनके जो पुत्र हैं भरत सिंह, वो भरत सिंह ही प्रधानी की देखरेख करते हैं और वही चलाते हैं। तो भरत सिंह जी के द्वारा कई बार इसमें गौशाला में अड़चन पैदा की गई है। महाराज जी एक बार वहाँ पे सागर चले गए थे, तो सागर में जाने के बाद में भी प्रधान जी ने यहाँ इंटरफेयर किया कि गौशाला के ग्वारियों को आकर के धमकाया और पुजारी से बदतमीजी की, और उसके बावजूद यहाँ पर आकर के बदतमीजी करते थे और गायों को ला के यहाँ पता नहीं कहाँ से ला करके यहाँ डाल देते थे। किसी का पैर टूटा पड़ा है, कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से इस गौशाला को बदनाम भी किया गया है प्रधान जी के द्वारा। और यहाँ पे हमारे जो प्रधान जी हैं भरत सिंह जी, जो चलाते हैं, देख रेख करते हैं, प्रतिनिधि हैं वो हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो प्रधान जी के साथ में खुल करके उनकी सपोर्ट करते हैं और प्रधान जी की ही मतलब जो प्रधान जी चाहते हैं वही कार्य वो करते हैं। अभी मैंने ये मान के चलिए 1.5 महीने पहले एक आरटीआई डाली थी प्रधान जी के खिलाफ,
और प्रधान जी से मैंने सबूत मांगे थे प्रशासन से, तो सेक्रेटरी साहब ने ये मान के चलिए कि 27 तारीख को ब्लॉक से सेक्रेटरी साहब को रिसीव हो गई है वो RTR के सारे दस्तावेज, लेकिन सेक्रेटरी साहब हमको वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। और हमने कई बार सेक्रेटरी साहब से बातचीत करने की कोशिश की है, तो उल्टी सीधी भाषा में वो हमसे बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं लग रहा हूँ, कि वहाँ पर हर समय 24 घंटे में आप ही का फ़ोन रिसीव करूँगा। जब हम 15-20 रिंगिंग करते हैं तब जाके वो एक बार हमारा फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि आपके भाग्य अच्छे हैं जो मैंने आपका फ़ोन रिसीव कर लिया, वरना मैं ऐसे किसी। से बड़ी खबर, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में की सुनवाई। महिला संबंधी अपराधों पर दिखाई सख्ती, अधिकारियों को किया निर्देशित। एसीपी महिला अपराध संबंधित सभी विभाग के अधिकारी गढ़ रहे मौजूद। अधिकतर मामलों का मौके पर ही किया निस्तारण। महिला शिकायत लेने गई तो अवश्य सुनी जाए, समाधान अवश्य हो। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा ग्वालियर हाईवे पर टेम्पो मिनी ट्रक की टक्कर, हादसे में 12 लोग घायल, महिला की हालत गंभीर। जलभराव से वन वे बना हाईवे, रोज होते हैं हादसे। कोबरा चित्रपुर से राजपुर चुंगी जा रहे थे मजदूर, आगरा से आ रहे मिनी ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत। लोगों और पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। थाना सदर क्षेत्र के नागला मकरोल का मामला। क्या नाम है बहन? नगमा। नगमा जी, क्या बात हुई है आज, कैसे हॉस्पिटल आई हैं आप? वो हमारी जेट गाड़ी ले जा रहे थे तो उनका पूरा गाड़ी से आगे गए, सब पूरा खत्म हो गया। कैंटर वाले ने उठा दी। कहाँ जा रहे थे? मशीन ले जा रहे थे, साइड पे जा रहे थे। अच्छा, तो कितने चोटें हैं? 9 जने हैं, चोट आई है उनके। 9 जने हैं, 9 जने हैं, सबके चोटें हैं। सबके चोटें। काय से टक्कर हुई थी? जिनका टम्पू है और मतलब हमारे बच्चे कैंटरा से लगी है। कैंटरा से टक्कर हुई थी। और आप काय में जा रहे थे? हम लोडिंग टेम्पू में जा रहे थे। लोडिंग टेम्पू में जा रहे थे। दोनों की भिड़ंत हुई है। कहाँ पे हुई थी? 9 लोगों में कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं? एक महिला है, उसका हाथ टूट गया है और पूरे शरीर में आधा एक आंख को पूरे पट्टी बन रही है। मतलब सबों की चोट आई है। सबकी चोट है। सबकी आई है। हमारे जेठ है, उनके भी बहुत चोट आई है। तो गाड़ी वाला कहीं पकड़ लिया है? पकड़ा है, कैंटर तो पकड़ लिए, सुनिए हमने। गाड़ी वाला पकड़ा या नहीं पकड़ा, कैंटर जरूर पकड़ा। हरिद्वार से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। सिडकुल के IIDC सेक्टर में एक अवैध दवा फैक्ट्री पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय व राज्य औषधि विभाग और हरिद्वार पुलिस की संयुक्त छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फैक्ट्री बिना किसी वैध लाइसेंस के दवाओं का निर्माण कर रही थी और वहां पर नारकोटिक्स तत्वों की मिलावट की आशंका जताई जा रही है। जांच के दौरान फैक्ट्री मालिक सुनील कुमार वर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि सभी गतिविधियां उसकी देखरेख में हो रही थी। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो सामने आया कि उसके पास केवल एक फूड लाइसेंस था, यानी कि बिना ड्रग लाइसेंस के वे गंभीर दवाएं बना रहा था, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का सीधा उल्लंघन है। जब्त की गई दवाएं और कच्चा माल फॉरेंसिक जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। यदि इन दवाओं में नारकोटिक्स की पुष्टि होती है तो आरोपी पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज होगा, जिसमें 10 साल तक की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना संभव है। ये मामला आम लोगों के लिए सेहत से सीधा खिलवाड़ है। इसे स्वास्थ्य आपातकालीन तरह लिया जा रहा है। कल देर रात्रि एक्चुअली हमें एक सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा जो है रात को सिडकुल थाना क्षेत्र में कुछ दवाइयाँ बनाई जा रही है दूसरे की कंपनियों की। तो NCB की टीम भी यहाँ आई हुई थी। एक्चुअली उनका एक केस दर्ज हुआ था दिल्ली में, उसी के रिगार्डिंग जो उनका मुलजिम था उसके द्वारा एक मुलजिम यहाँ पर भी था, उसका नाम लिया गया था। और इसी के क्रम में हम लोग वहाँ पे गए तो उसके द्वारा जो है एक सुनील कुमार वर्मा करके एक व्यक्ति है, उसके द्वारा एक खंडहर सा एक मकान है सिडकुल में, वहाँ पे जो है एक रूम है, उसके अंदर मशीनें लगा करके कुछ दवाइयाँ बनाई जा रही थी। इससे पहले उसका एक नॉन लाइसेंस था, जो है सिरिनमो यहाँ पर एक लाइसेंसी फर्म है, उसके यहाँ पे उसका जो है नॉन लाइसेंस था और उसी के यहाँ की जो दवाइयाँ वहाँ पर बनती थी वो दवाइयाँ उसके द्वारा बनाई जा रही थी। मेरे द्वारा जब मौके पर उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि ये दवाइयाँ जो है हमारी नहीं है और ये खुद जो है हमारा जो ब्रांड है उसको जो है हमारी कंपनी, दवा की कंपनी को जो है ये बना रहा है। उसके अतिरिक्त उसके द्वारा बेस्टोकेम एक कंपनी उसकी भी बनाई जा रही थी। तो हमारे द्वारा जो है CDSO की टीम और जो है
एनसीबी दिल्ली की टीम के द्वारा ये देर रात यहाँ पर कार्य किया गया। और चूँकि जो है जो मुलजिम था वो एनसीबी का पूर्व से चले आ रहे केस का मुलजिम था, उनके द्वारा जो है उसे अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया गया और हमारे द्वारा जो है उसके मौके से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए गए और जिनकी रिपोर्ट आने के बाद कंप्लेन केस हमारे स्तर पर दायर किया जाएगा। हम लोग लगातार अभी ये अभियान जारी है हमारा, और अगर कहीं पर भी इस तरीके की जो भी गतिविधियाँ दिखती हैं तो मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी गतिविधि दिखती है तो विभाग को सूचित करने का प्रयास करें। में राजकीय बाल गृह से बच्चों को यातनाएं देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें बाल गृह की केयरटेकर महिला बाल गृह के बच्चों को बुरी तरह से पीटते नजर आ रही है। वीडियो 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह ने वीडियो को संज्ञान में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में केयरटेकर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। पूरा मामला चौक कोतवाली क्षेत्र के नवादा इंदेपुर स्थित राजकीय बाल गृह का, जहां दिल को दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से केयरटेकर पूनम गंगवार बाल सुधार गृह के बच्चों को बेरहमी से पीट रही हैं। बच्चे दर्द से करा रहे हैं। ये वीडियो बाल गृह में ही किसी ने बनाए थे, लेकिन अब वीडियो को वायरल किया गया। वायरल वीडियो को मुख्य विकास अधिकारी अपराजिता सिंह ने संज्ञान में लिया। उन्होंने खुद इस गंभीर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। है कि आखिर किस तरीके की चीज़ें इसके अंदर होते, तो कितनी सख्त कार्रवाई और जांच की बात कही जा रही है इसमें? देखिए, जांच मैं इसके अंदर खुद कर रही हूँ और बच्चों से भी मैंने बात की है और जो जिन पे शिकायत है उनसे भी उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। तो किसी भी भाषा के अंदर किसी भी बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित करना और स्पेशली किसी अनाथ बच्चे को प्रताड़ित करना किसी भी भाषा के अंदर जस्टिफाइड नहीं है। इसके अंदर जांच करके नियमानुसार रिपोर्ट दी जाएगी और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर जो चीज़ें हुई ऐसा दोबारा ना हो, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? वॉइस कमांड इनेबल्ड सीसीटीवी कैमराज जो हैं अगले 2 दिन में यहाँ पे लगा दिए जाएंगे और उसको जो है विकास भवन के वॉर रूम से जोड़ा जाएगा और वहाँ पे एक बंदा बैठा के मॉनिटरिंग की जाएगी। अब तक बच्चों के बेडरूम में और बरामदे में इन सब जगहों पे कैमरेज नहीं थे, तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और ऐसे अधिकारियों को डिस्करेज करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आप वॉइस कमांड सीसीटीवी कैमराज लगाएं। साथ ही साथ जो है मैं यहाँ पे आती रहती थी, मैंने बच्चों से फीडबैक भी पूछा था, बट शायद उनके प्रिपरेटर्स के डर से वो बच्चे नहीं बता पाए मुझे। तो आगे से जो है एक इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट सेशन इन एब्सेंस ऑफ टीचर्स जो है फिक्स्ड काउंसलर्स करके किया जाएगा बच्चों के साथ। तो जिम्मेदार जो टीचर थे उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की? हाँ, अभी जांच सबमिट अभी जांच अधीन है, तो मैं घंटे भर में जांच सबमिट करूँगी, इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इसमें। थैंक यू। आगरा जिले के और उसके आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को आगरा के गोयल सिटी अस्पताल में कोरी नामक एक उन्नत एआई संचालित रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम की शुरुआत से लाभ मिलने वाला है, जिससे अब जोड़ों की सर्जरी के बाद ठीक होते में समय कम लगेगा और अस्पताल में ज्यादा रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह पारंपरिक तकनीकों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि इस तकनीक के द्वारा इम्प्लांट का प्रत्यारोपण अधिक सटीक होता है। सर्जरी के दौरान ऊतकों को कम क्षति पहुंचती है, सर्जरी के बाद दर्द कम होता है और रिकवरी तेज होती है। आगरा शहर में इस सिस्टम को लॉन्च करते हुए ऑर्थोपेडिक सर्जन और गोयल सिटी हॉस्पिटल आगरा के संस्थापक डॉक्टर मुकेश गोयल ने कहा कि हम चिकित्सा प्रगति में सबसे आगे रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस प्रणाली की शुरुआत स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। हम लगातार सबसे उन्नत और रोगी अनुकूल उपचार प्रदान करने का प्रयास करते हैं। घुटने और कूल्हे के लिए एआई संचालित रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम की शुरुआत सटीकता, सुरक्षा और तेज रिकवरी प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता से जन्मी है। रोबोटिक सहायता से अब हम पारंपरिक मानकों से बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। ये तकनीक आगरा और आसपास के क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी कदम है। अब इन क्षेत्रों में मरीजों को रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है। आगरा स्थित गोयल सिटी हॉस्पिटल के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर मेघल गोयल ने बताया कि हमारी सबसे कम उम्र की मरीज 40 साल की महिला थी, जो जोड़ों की क्षति के शुरुआती चरण से पीड़ित एक गृहिणी थी और सबसे बुजुर्ग 84 साल की थी, जो सर्जरी के अगले ही दिन सहारे के साथ चलने लगी थी। दोनों को ठीक होने में अधिक समय नहीं लगा। हो जाती है और उसका जरूरत इस बात की इसलिए है कि पहले जो घुटने ट्रांसप्लांट होते थे वो 65 साल से ऊपर की एज के होते थे, तो उसमें 15 या 20 साल अगर लाइफ चल जाती थी तो दैट इज एनफ। लेकिन आज घुटना 35 साल से 65 साल के लोगों के बीच में भी बदला जा रहा है, जिनका कि लंबा जीवन उनके सामने पड़ा हुआ है। तो इस लंबे जीवन को एक ही घुटने के साथ जी पाए वो, इसलिए रोबोटिक नी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ी और इसके माध्यम से हम 35 से 40 साल तक का जीवन घुटना दोबारा जरूरत न पड़े ऐसा दे सकते हैं।
डॉक्टर साहब, एक पेशेंट के लिए कितना फ़र्क है अगर बजट के रूप में बात की जाए नॉर्मल ट्रांसप्लांट में और रोबोटिक ट्रांसप्लांट में? अभी हम बात करें कि यूजुअली क्या होता है कि कोई भी मशीन होती है, इंस्टॉल होती है, खर्चा आता है, तो नेचुरली पेशेंट के ऊपर खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी गोयल सिटी हॉस्पिटल के माध्यम से हम आयुष्मान के केसेस को फ्री कर रहे हैं। 70 साल से ऊपर के लोगों को जिन्होंने मोदी सरकार ने फ्री कर रखा है उनको ये फ्री सेवा दे रहे हैं। और साथ में ये कार्य जो 3 से 4 लाख में दिल्ली में होता था, जिनके पास किसी तरीके का आयुष्मान नहीं है, 70 साल से ऊपर की उम्र नहीं है या फिर कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, उनका ये 1,25,000 से 1,50,000 के बीच में हम इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। और हमारा पर्पज़ इससे सिंपल है कि हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अर्निंग करने की, लेकिन रोबोट द्वारा जो नहीं ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रिजल्ट दे पाएँ। और एक आगरा शहर जो जुड़ी हुई जनता है वो काफ़ी गरीब जनता है, उनको कम पैसे में इलाज दे पाएँ, यही एक उद्देश्य है। फिर सर, इसमें लगभग कितने दिन में एक नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल में वर्किंग स्टार्ट कर देता है? अभी तक हमने लगभग 35 ऑपरेशन किए हैं पिछले 2 महीने के अंदर। हम सेकेंड डे मरीज को चला देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ा देते हैं। वॉशरूम अपने घर की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी पूरी कर सकता है 1 हफ्ते के अंदर, और लगभग 1.5 महीने में मैं कहता हूँ विदेश घूम भी जा सकता है। मतलब एनी वेयर ही कैन मूव इन 6 वीक्स। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश जिला आगरा के किरावली तहसील मुख्यालय पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक बार फिर अफसरों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 100 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन मौके पर मात्र 8 शिकायतों का ही निस्तारण हो सका। कार्यक्रम में एसडीएम नीलम तिवारी, एसीपी गौरव सिंह, तहसीलदार दीपांकर सिंह व राजपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए वो मौके पर जाकर त्वरित निस्तारण कर आख्या प्रस्तुत करें। समाधान दिवस में राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतें सर्वाधिक रहीं, जिससे ग्रामीणों की भूमि संबंधी समस्याओं की गंभीरता उजागर हुई। खंड विकास अधिकारी फतेहपुर सिकरी व अकोला वीरेंद्र सिंह, एसडीओ पंचायत चौधरी दीवान सिंह, मंडी समिति सचिव संजय पचहेरा, खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार रा, समाज कल्याण विभाग के एडीओ मनीष चौधरी समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के वरिष्ठ रेडियोग्राफर सुरेंद्र सिंह त्यागी के मिलीभगत 106 सिलिकोसिस के फर्जी एक्सरे प्लेट में रामब्रिज कुशवाहा द्वारा अपलोड करने पर रेडियोग्राफर सुरेंद्र त्यागी सहित 4 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामब्रिज कुशवाहा द्वारा अपनी मित्र की दुकान से आवेदन करना एक एक्सरे मशीन से एक्सरे कर सुरेंद्र त्यागी की एसएसआई आईटी से सिलिकोसिस पोर्टल पर फर्जी एक्सरे अपलोड करना पाया गया, जिसमें 20-20 हजार रूपये दलाल व रेडियोग्राफर को देने पर सौदा तय हुआ था। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि मामले में रामब्रिज कुशवाहा निवासी करीमपुर का पूरा थाना, सैपू सकुर खान निवासी कुम्हेरी थाना सैपू, सौरभ निवासी पुरानी थाना सैपू और सुरेंद्र सिंह निवासी पिपराहा थाना कोल्हारा की गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सिंह झिरवार ने निर्देशन में सिंगरोई में 30 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। सोमवार को आयुष आरोग्य मंदिर एवं वेलनेस सेंटर सिंगरोई के योग प्रशिक्षक रविंद्र छावड़ी द्वारा अटल सेवा केंद्र सिंगरोई में योगाभ्यास सत्र आयोजित किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने भुजंगासन, कपालभाति, तड़ासन, अनमोल विलोम, सूर्य नमस्कार, ग्रीवा संचालन, भद्रासन, वज्रासन सहित विभिन्न योगासन किए और उनके लाभों की जानकारी प्राप्त की। योग कार्यक्रम में योग के प्रति लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। योग प्रशिक्षक रविंद्र छावड़ी ने बताया कि नियमित योगाभ्यास से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत सिंह झिरवार ने कहा कि योग नियमित रूप से करने से व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहता है तथा अनेक व्याधियों से उन्हें छुटकारा मिलती है।
विद्युत अपराध अधिनियम धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश ने करीब 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली के तार काटकर चोरी करने के 3 आरोपियों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। एडीजे कोर्ट धौलपुर के ऊपर लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि मामला अक्टूबर 2009 का है, जिसमें धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के गांव जटोली से बादलपुर मोड़ तक करीब 3.5 किलोमीटर की 33 केवी विद्युत लाइन के तार को चोरों द्वारा काटकर चोरी किया गया था। मामले को लेकर मुरैना फीडर के जेएन मोहम्मद अकरम ने सदर थाना धौलपुर में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। धौलपुर सदर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों वीरेंद्र पुत्र कल्लाराम निवासी जीपी कॉलेज के पीछे उत्तमपुरा मुरैना मध्य प्रदेश, पप्पन उर्फ हुकुम सिंह पुत्र दौजीराम निवासी गौरीनगर उत्तमपुरा मुरैना मध्य प्रदेश और अमित बंसल पुत्र मदन बंसल निवासी लक्ष्मीगंज जच्चा खाना रोड थाना जनकगंज ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। पंद्रह साल पुराने एक प्रकरण में बिजली तारों की चोरी के संबंध में मुरैना फीडर के एडीएम द्वारा एक एफआईआर थाना सदर में दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान कर 3 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जो उक्त प्रकरण का सुनवाई न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर के न्यायाधीश द्वारा की गई, जिसमें न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत तीनों आरोपियों वीरेंद्र, पप्पन और अमित बंसल को दोषी मानते हुए तीनों को 3-3 साल के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय द्वारा निर्णय 6/6/2025 को सुनाया गया। श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति के लिए कई वर्ष पहले भोजन त्यागने वाले पंडित दिनेश फलहारी महाराज ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि आप लोकसभा में एक नया विधेयक पास कराकर श्री कृष्ण स्थान से मुगल शासकों के अवैध अतिक्रमण को हटाने की कृपा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस सरकार पूजा स्थल अधिनियम 1991 लाई थी। इस काले कानून की वजह से कांग्रेस का षड्यंत्र सफल रहा और आज भी मुगलों का वहां अवैध कब्जा बरकरार है। लेकिन आप 100 करोड़ सनातनियों के गौरव हैं और आपको भी सनातनियों के हित के लिए एक नया विधेयक लोकसभा में लाना चाहिए और वर्शिप एक्ट 1991 में संशोधन करना चाहिए और नया कानून बनाकर आप श्री कृष्ण जन्म स्थान पर 13.37 एकड़ में भव्य और दिव्य कॉरिडोर बना सकते हैं। आप हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। आपने धारा 370 हटाई। आपने ही सनातनी हिंदुओं को उम्मीद है कि आप ये पुनीत कार्य आसानी से कर सकते हैं। स्वामी उमेश जी महाराज ने कहा कि आप दिव्य महापुरुष हैं। आपने यदि कृष्ण जन्मभूमि का कॉरिडोर बना दिया है तो सभी संत आपके आशीर्वाद देंगे। पूज्य संत महामंडलेश्वर रामदास महाराज जी ने कहा कि आपने कश्मीर में दिव्य काम किया है। आपने काशी अयोध्या में बहुत अच्छा कार्य किया है। इसी प्रकार आप मथुरा वाला कॉरिडोर कार्य कर देंगे तो सभी सनातनी हिंदुओं के घर में दीपावली जैसा उत्सव मनेगा। जय जय श्री राधे। मथुरा जन्मभूमि की जय और भारत माता की जय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सभी का निवेदन है और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे दिव्य कार्य करते हैं जैसे कश्मीर वाला अपना, अयोध्या जी वाला, बनारस वाला और अभी वृंदावन का चल ही रहा है और प्रस्ताव भी पारित हो गया, पास भी हो गया और कुछ समय में थोड़ा काम भी प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन हमारा यही क्या, हम सब जितने भी मथुरा मंडल के ब्रज मंडल के 84 कोस के भक्त हैं जो सर्वोच्च पद पे हैं, कोई मंदिर की पुजारी भी हैं और जो भी भगवान के भक्त हैं, सबका यही निवेदन है मोदी जी से कि अगर वो चाहें तो मथुरा में जो जन्मभूमि पे मंदिर तो बनना ही है, ये तो निश्चय हो चुका है। अब कब ठाकुर जी अपना शुभारंभ किस मुहूर्त में कराएं, तो ये सिर्फ मांग की है। और लेकिन हम चाहते हैं कि मथुरा कॉरिडोर बने भगवान कृष्ण जन्मभूमि पे और भगवान के जो मुगलों ने अपना शासन जमाया है भगवान की धराधाम पर और भगवान की जन्मभूमि, भाई भगवान का दिव्य दर्शन हो सभी को, तो ऐसा सभी निवेदन करते हैं। और बार बार यही हम माननीय मोदी जी से कहते हैं कि आप तो एकदम निडर निर्भीक हैं और मृत्यु से परे हैं, बिल्कुल गीता का ज्ञान लेके आप जो काम करते हैं विवेकानंद की तरह, तो हमारे इस युग के अभी आप विवेकानंद ही हैं। और हम सब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आदर्श मान करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि मथुरा कॉरिडोर भारत से लोग जाकर वृंदावन आएंगे, मथुरा आएंगे और कृष्ण जन्मभूमि के
पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में इस भागीदार होंगे। कृष्ण जन्मभूमि अतिशीघ्र जो गुलामी के निशान के रूप में वहाँ पर ईदगाह मस्जिद बना हुआ है उसको हटा करके भव्य कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण होने वाला है और यह अतिशीघ्र होकर रहेगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छे संत भी हैं और राजनेता भी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मथुरा वृंदावन में एक कॉरिडोर का जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको अतिशीघ्र पूरा करें और इससे यहाँ के लोगों का विकास होगा और हम सभी साधु संत और यहाँ के लोग आपको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। थाना कोतवाली के सौक रोड स्थित ताज होटल के सामने जानवर के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जांच को भेजा, गोरक्षक कार्यकर्ताओं में रोष। थाना कोतवाली के सौक रोड स्थित ताज होटल के समीप सोमवार की सुबह लगभग 10 बजे जानवरों के अवशेष मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना पर कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बड़ी संख्या में पुलिस ने बड़े अवशेषों को वेटरनरी कॉलेज जांच के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। गोवर्धन में भी असामाजिक तत्व के लोगों ने गाय के सिर को पटका था तो ईद पर माहौल बिगड़ने के चलते नवनीत नगर स्थित महादेव मंदिर के सामने मलबा फेंक दिया। वहीं सोमवार की सुबह सौक रोड स्थित ताज होटल के सामने जानवरों के अवशेष डाल दिए गए। कुछ लोग शहर की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद चंद्रशेखर ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि जो लोग शहर की छवि बिगाड़ना चाहते हैं ऐसे लोग पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से महानगर सह मंत्री के नाते काम करता हूं। और यहाँ पे सुबह सुबह एक सूचना मिली थी कि यहाँ ताज होटल पे स्थित जो कि सौक रोड पड़ता है, यहाँ पे एक गौ माता का सिर पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद यहाँ पे हम सभी पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन भी यहाँ पहुँच चुका है और प्रशासन पहुँचने के बाद में उस जो सर था उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। और ये मुझे लगता है कि ये बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि आपने भी देखा होगा, कल परसों की बात है, गोवर्धन में भी इसी तरीके का कृत्य किया गया था और आज फिर वही चीज़ बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी यहाँ पाया गया है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसा ये कौन कर रहा है जो कि हमारे मथुरा के माहौल को खराब करने का काम कर रहा है, हमारे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करता है। ऐसा कौन व्यक्ति है, इसकी जाँच की जाए और इस पर जो पाया जाता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि कैमरे चेक करे जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये फेंका गया है किसी के द्वारा। वो क्योंकि दिख रहा है क्योंकि वहाँ जो गंदगी निकाली हुई है उसमें वो दबा हुआ निकला नहीं है, वो ऊपर से फेंका हुआ है, ताज़ा है। तो मेरा प्रशासन से बार बार निवेदन है कि इसके कैमरे जाँच की जाए, इसमें जो दोषी पाया जाए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जय श्री राम, जय गौ माता की। ये आज सुबह एक सूचना 112 की प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि वहाँ पे एक किसी जानवर का सिर का भाग पड़ा हुआ है। जिसमें तत्काल ही पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची है और ये प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि कहते नाले में सफाई हुई है, नाले की सफाई का मलबा निकला हुआ है, वहीं पे कुछ एक सिर का पार्ट है पड़ा हुआ है। और प्रथम दृष्टया को देखने से उसके लैब के लिए टेस्ट के लिए भेजा गया है। जो भी सच्चे प्रमाण आएंगे उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। CCTV फुटेज या किसी की आधार वो सारी चीज़ें देखी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे ताज होटल के सामने नाला है, नाले की सफाई हुई है, पूरा मलबा निकाला गया है और इसमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि कहते हैं कहीं कूड़े में फेंका गया होगा, वो वहाँ पे नाले के साथ निकल के बाहर आया। लेकिन हमने लैब टेस्टिंग और वेटनरी डॉक्टर की रिपोर्ट इसमें ली जा रही है। किसी को हिरासत में लिया? अभी मैंने आपसे कहा कि पहले इसके साक्ष्यों का प्रमाण लिया जाएगा किस चीज़ का है, उसके बाद उसमें हम तहरीर लेके कार्रवाई करेंगे। शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां गोरखपुर से नैनीताल गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा रहा डॉक्टर परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है। नेशनल हाईवे 24 पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक में कार पीछे से टकराई, जिसमें एक मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर का रहने वाला डॉक्टर नीरज द्विवेदी का परिवार नैनीताल में गर्मियों की छुट्टी मनाने जा रहा था। तभी रोजा थाना क्षेत्र के जमुका के पास तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में पीछे से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक महिला पुरुष और एक मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि ड्राइवर को अचानक नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ। जमुका थाना रोजा के पास एक्सीडेंट हुआ है। ये
एक डॉक्टर फैमिली थी जो कि नैनीताल घूमने जा रही थी। इसमें जो है एक गाड़ी में 5 लोग और एक अन्य गाड़ी भी साथ में थी, तो 5 लोग जो है पूरी तरीके से घायल हो गए हैं। ये गाड़ी जो है एक डंपर से टकराई है और इसमें 3 लोग मृत अवस्था में आए थे और 2 लोग जो है घायल अवस्था में आए थे। घायलों का इलाज चल रहा है और अभी तक जो है ये 3 बॉडी रखवा दी गई हैं। और उसमें जो है एक जो है बच्चा है 2 साल का और एक 36 साल के शिवम पांडे हैं और एक श्वेता द्विवेदी हैं जो कि डॉक्टर नीरज द्विवेदी की वाइफ है। और यहाँ पे जो भर्ती हुए हैं उनमें वो शिवांश द्विवेदी एक बच्चा है जो लगभग जो है 7 साल का है और शालिनी पांडे हैं, उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। इलाज चल रहा है। दोनों बच्चे का लेडी अभी होश में है। हाँ सर, क्या कंडीशन है लोगों की? लेडीज की तो दोनों फ्रैक्चर होने की वजह से भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो सही है फिलहाल, इमरजेंसी वार्ड में ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान